हेलो एवरीवन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। तो आज हम देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर, जो कि 12th क्लास का है। जो भी बच्चे अप्रैल सेशन या अक्टूबर सेशन में अपना एग्जाम देने वाले हैं, ये उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाली है और आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपके ये नोट्स हैं। जैसे कि हम देख लेते हैं, पहले हम ये देखेंगे कि आपका क्वेश्चन का डिजाइन कैसे रहने वाला है और स्ट्रक्चर कैसा आएगा। तो आप ये देख सकते हैं 100 नंबर का आपका टोटल पेपर होगा, जिसमें क्या है कि आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा और क्या है इसमें 54 क्वेश्चन होंगे। तो हम आगे देख लेते हैं और क्या दे रखा है, जिसमें क्या है कि सभी क्वेश्चन अनिवार्य होंगे। जैसे आप ये देख सकते हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और जितने भी क्वेश्चन होंगे उसके सामने उसके अंक लिखे गए होंगे कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। तो इसमें क्या है कि मॉडल भी आपको दे रखे हैं, जिसमें क्या है 7A और 7B है, जिसमें से आपको कोई एक करना है। ठीक है, और आगे देख लेते हैं कुछ सेक्शन के बारे में। इसमें क्या है, जैसे क्या है इसमें 2 सेक्शन रहने वाले, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। सेक्शन ए में क्या है 1 से 20 तक क्वेश्चन होंगे, जो आपके एमसीक्यू टाइप के होंगे, जिसमें क्या है कि आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसमें 4 ऑप्शन होंगे और जिसमें से आपको एक कोई चूज़ करना होगा। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। और अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं 21 क्वेश्चन नंबर से लेकर 35 तक। इसमें क्या है कि 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सेक्शन बी में देख लेते हैं क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर 46 तक। इसमें क्या है कि 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, जिसमें क्या है आपको कम से कम 30 से 50 वर्ड लिमिट लिखनी है। यानी एक क्वेश्चन में कितनी वर्ड लिमिट लिखनी है, 30 से 50। और नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 47 से लेकर 52 तक। इसमें क्या है, जो इसमें एक क्वेश्चन होगा आपका 3 नंबर का होगा, जैसा आप ये देख सकते हैं। और इसमें क्या है आपको 50 से लेकर 80 वर्ड लिमिट लिखनी है। और नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 53 से लेकर 54 तक। इसमें क्या है कि लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्या है कि इसमें एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का रहने वाला है, जैसे आप ये देख सकते हैं। और इसमें जो आपकी वर्ड लिमिट रहने वाली है वो है 80 से लेकर 120 वर्ड लिमिट। तो इसमें थोड़ा अच्छा वर्ड लिमिट आपको लिखना होगा, क्योंकि क्या है तभी आपको मार्क्स मिल पाएंगे। और किसी स्टूडेंट को ये पीडीएफ चाहिए तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, आप वहाँ पे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं इसे। अब हम देख लेते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है आपका, सही विकल्प चुने, एक व्यक्ति एक समय में कितने राज्यों का सदस्य होता है। तो इसमें क्या है, जो आपका आंसर होने वाला है ए, जैसा आप ये देख सकते हैं। ऐसे ही आपको सेम पेपर में दिया होगा ऑप्शन A B C D, जिसमें से आपको एक चूज करके लिखना है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। उस राज्य को पहचानिए जिसके आधार पर किसी राज्य की सरकार का गठन किया जाता है। इसमें ये बताया गया है कि जब राज्य होता है, जो स्टेट होता है, उसमें जो सरकार बनती है किसके आधार पर बनती है। तो आपको लिखना है संविधान, जो भी अपना भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसी के बेसिस पे किसी भी राज्य में क्या है सरकार बनती है। तो आपका जो आंसर रहने वाला है ए पॉइंट। और जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपका अथवा में पूछा गया है। जैसे आप ये देख सकते हैं पॉइंट 1 और पॉइंट 2, दोनों में से कोई आपको एक करना है, जो भी आपको आता हो वही करना आप। और इसी का नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य की सदस्यता है स्वैच्छिक अनिवार्य, ए और बी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें क्या है आपका जो आंसर रहने वाला है बी पॉइंट, अनिवार्य। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी संघ की क्या विशेषताएं हैं। यानी जो भी ये संघ है, जो भी संगठन होता है, यानी जो यूनियन है, उसकी क्या क्या फीचर्स हैं। तो आप देख सकते हैं पॉइंट A B C D। इसमें क्या है, लोगों का संगठन भी होगा, कुछ सामान्य विशिष्ट उद्देश्य, संयुक्त प्रयास। तो इसमें जो आपका आंसर रहने वाला है ये तीनों रहेगा, यानी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, 18वीं शताब्दी के फ्रांसीसी आदर्शवादी राजनीतिक दार्शनिक कौन थे। जो इसमें आपका आंसर रहने वाला है रूसो। यही क्या है, फ्रांसीसी आदर्शवादी राजनीतिक दार्शनिक है। तो आगे देख लेते हैं और क्या है इसमें। जैसा आप ये देख सकते हैं, फिर आपको अथवा में क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें से आपको कोई एक करना है, जो भी आपको आता हो। उदारवाद निम्नलिखित में से किस वर्ग का राजनीतिक दर्शन है। पहले मैं आपको उदारवाद का अर्थ बता देता हूँ, लिबरलिज्म। इसमें क्या है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की जाती है, इसे हम उदारवाद कहते हैं। जैसा आप ये देख सकते हैं, इसका जो आंसर रहने वाला है पूंजीवाद। इसमें क्या पूछा गया है, उदारवाद निम्नलिखित में से किस वर्ग का राजनीतिक दर्शन है। जो इसका आंसर रहने वाला है पूंजीवाद, जिसमें क्या है जो भी इंडस्ट्री है देश में उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, यानी पैसे कमाने पे इसमें विशेष फोकस किया जाता है पूंजीवाद में। क्वेश्चन नंबर 5 है, जब कोई राष्ट्र राज्य का दर्जा प्राप्त कर लेता है तो वह बन जाता है। इसका जो आंसर है आपका राष्ट्र राज्य है। क्वेश्चन नंबर है 6, निवारक हिरासत के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अधिकतम अवधि तक बिना मुकदमा चलाए जेल में रखा जा सकता है। पहले मैं आपको बता देता हूँ निवारक हिरासत का मतलब क्या है। इसमें क्या है, किसी भी व्यक्ति पर बिना मुकदमा चलाए जो पुलिस है वो गिरफ्तार कर लेती है,
तो उस व्यक्ति को हम जेल में कितने महीने तक रख सकते हैं अधिकतम? तो जो इसमें आंसर रहने वाला है आपका 3 महीने। और इसमें आप देख सकते हैं और में भी दे रखा है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है, जब पुलिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है तो उसे कितने घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है? तो मैं आपको इसमें बता देता हूँ, जब पुलिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है, मुजरिम को यानी किसी भी व्यक्ति को, तो उसे क्या है 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 7, सही कथन पहचाने। इसमें क्या है, आपको सही बताना है। इसमें जो आपका आंसर रहने वाला है बी पॉइंट, 1949 में निर्धारित युद्ध विराम रेखा को 1972 के बाद एलओसी कहा जाने लगा। एलओसी का मतलब क्या होता है? लाइन ऑफ कंट्रोल। इसमें क्या है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो बीच में लाइन खींची गई है उसे हम बोलते हैं एलओसी। जैसे ये रहा भारत और इसके बीच एक रेखा खींची गई है, फिर यहाँ है पाकिस्तान, जो ये लाइन है उसे हम क्या बोलेंगे? एलओसी। ठीक है। आगे देख लेते हैं और क्या है इसमें। और आप ये देख सकते हैं अथवा में फिर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? इसमें क्या है, आपको गलत बताना है। जो इसमें आपको बता देता हूँ, आंसर ए रहने वाला है आपका। इसमें डूरंड रेखा भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। और क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, पंचशील के सिद्धांतों के बारे में गलत कथन को पहचाने। इसमें क्या है, आपको रॉन्ग आंसर के बारे में बताना है। जो आपका सी आंसर रहने वाला है ये, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप। इसमें क्या है कि इसमें ये बताया गया है कि जो एक देश है दूसरे देश के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। और मैं आपको एक और बता देता हूँ, संप्रभुता का यहाँ मतलब क्या होता है? सोवरेनिटी। संप्रभुता का मतलब ये होता है जो एक देश है उसके कोई भी आंतरिक और बाहरी मामले में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। जैसे भारत है, जब हमने आर्टिकल 370 हटाया तो उस समय क्या है, हमारा खुद का डिसीजन था, किसी दूसरे देश ने नहीं दबाव डाला। तो हम कह सकते हैं जो अपना भारत देश है वो क्या है, एक संप्रभु राष्ट्र है। क्वेश्चन नंबर है 9, सही कथन पहचाने। इसमें क्या आपको सही कथन के बारे में बताना है। जो आपका इसका आंसर रहने वाला है उपरोक्त सभी, यानी क्या है ए बी सी ये तीनों ही सही है। जैसा आप देख सकते हैं ए पॉइंट में यहाँ क्या दे रखा है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। हाँ, किए गए थे। और शिमला समझौते के तहत कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय या किसी अन्य मंच पर उठाया नहीं जा सकता। ये भी सही है। मई 1999 में पाकिस्तान द्वारा 1972 के शिमला समझौते का उल्लंघन किया गया। ये भी सही है। तो इसमें क्या आपका डी पॉइंट सही माना जाएगा। और आप ये देख सकते हैं और में पूछा गया फिर आपको एक कथन बताना है, जिसमें आपका जो आंसर रहने वाला है, अफ्रीकी एशियाई देशों का बार्डुंग सम्मेलन 1955 में आयोजित किया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखना क्योंकि कभी कभी एक नंबर में आ जाता है ये एमसीक्यू टाइप में। और नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 10, गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में गलत कथन की पहचान करें। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या था। पहले क्या है, शीत युद्ध हुआ था जिसमें क्या है कि दो देश प्रमुख थे, एक तो अमेरिका और एक रूस। इन दोनों के बीच जो भी लड़ाई चल रही थी, भारत ने ये कहा कि हम किसी गुट में शामिल नहीं होंगे। तो इसे हम बोलते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो इसमें जो आपका आंसर रहने वाला है डी पॉइंट, यह संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ का मतलब रूस है, द्वारा गठित किसी भी सैन्य गठबंधन में शामिल होने के पक्ष में है। और इसका सेकंड पार्ट है जैसे, और आप देख सकते हैं सही कथन पहचाने। तो इसमें आप देख सकते हैं ए और बी दोनों आपका इसमें आंसर रहने वाला है। और 11वां क्वेश्चन आपका निस्त्रीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसमें क्या है, आपका डी पॉइंट रहने वाला है। इसमें देख लेते हैं निस्त्रीकरण में क्या होता है। निरस्त्रीकरण खतरनाक परमाणु जैसे हथियारों की सीमा है। निरस्त्रीकरण खतरनाक परमाणु जैसे हथियारों की कमी, यानी ये बोलता है कि निस्त्रीकरण में हमें हथियार का यूज नहीं करना है एक तरीके से, तो इसी पे बात करता है ये। और क्वेश्चन नंबर अपना 12, भारत की निरस्त्रीकरण नीति के बारे में गलत कथन को पहचाने। और इसका जो आंसर रहने वाला सी पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा है, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वर्ष में की गई थी। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को डैश की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। इसमें क्या है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। तो इसका जो आपका आंसर रहने वाला है 1950 और 6। और जो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति कब की गई थी? 1950 में, आप ये देख सकते हैं। और जो इसकी अवधि थी 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दे रखा है, जैसा आप ये देख सकते हैं यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है। चुनाव तब अधिसूचित किया जाता है जब लोकसभा या राज्य विधानसभा 5 वर्ष पूरे होने से पहले भंग हो जाती है। तो इसमें जो आपका आंसर रहने वाला है मध्यावधि चुनाव। इसमें क्या है, जब कोई लोकसभा या राज्यसभा भंग हो जाती है तो उस समय क्या है, मध्यावधि चुनाव करवाए जाते हैं। और इसका सेकंड पॉइंट है, एक क्षेत्रीय पार्टी है बीजेपी कांग्रेस डीएमके। क्षेत्रीय पार्टी उसे बोलते हैं जैसे कोई राज्य है वहाँ छोटी छोटी पार्टियाँ होती है, उसे हम बोलते हैं क्षेत्रीय पार्टी। जैसे आप ये देख सकते हैं डीएमके है यहाँ पे। इसमें से क्या है कि कोई दो उत्तर देने हैं आपको
क्योंकि क्या है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। डैश के पास लोकसभा को भंग करने की शक्ति है। जो लोकसभा है जिसमें क्या है, जो अपने सांसद होते हैं उसको कौन भंग कर सकता है, डिसॉल्व कौन कर सकता है? राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है जो लोकसभा को भंग कर सकता है। और इसमें जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। इसमें क्या है कि आपको एक वर्ड में आपको इसमें आंसर देना है। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग संबंधित है। इसमें क्या है, भाषा के आधार पर पहले क्या है, कुछ राज्य बनाए गए थे। कुछ राज्यों ने डिमांड ये की थी कि जो हमारी भाषा है वो सबसे अलग है, हमें एक अलग राज्य बनाना चाहिए। तो इसमें क्या है, क्षेत्रवाद इसमें आपका रहने वाला है। जो आंध्र प्रदेश था वो क्या है कि भाषा के आधार पर एक राज्य बनाया गया है। जैसे साउथ इंडिया है तो वहाँ क्या है, साउथ बोली जाती है। और इसमें सेकंड पॉइंट है अपना, क्षेत्रीय दलों के विकास में योगदान देने वाले कारक हैं सांस्कृतिक, भौगोलिक, सामाजिक, और इसमें जो आंसर रहने वाला है जातीय। इसमें क्या है कि जाति के आधार पर बेसिकली जो इंडिया है वहाँ पे दल बना लिए जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुजन समाज पार्टी है, वो क्या है, ज़्यादातर दलितों पे फोकस करती है। और सेकंड पॉइंट है अपना, सत्ता पर कब्जा करने की चाहत ने भी क्षेत्रवाद को बढ़ावा दिया है। क्षेत्रीय अभिजात वर्ग, जो इसका आंसर रहने वाला है क्षेत्रीय अभिजात वर्ग। यानी क्या है कि सभी लोग सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, सभी एमपी बनना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। इससे क्या है, क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलता है। और क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिसमें आपका पहला पॉइंट है, सुशासन डैश की कुंजी है। इसमें क्या है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ सुशासन क्या होता है। बेसिकली सुशासन का मतलब होता है किसी भी राज्य में अच्छा शासन, उसे हम बोलते हैं सुशासन। इसमें जो आपका आंसर होगा विकास। जब किसी भी राज्य में विकास होगा तो वहाँ मतलब ये है कि वहाँ सुशासन है, यानी अच्छे से व्यवस्था चल रही है। और इसमें आप देख सकते हैं आपका सेकंड पॉइंट है, उत्तरदायी और जवाबदेह प्रशासन का साधन विकसित है डैश में लोगों की भागीदारी। इसमें क्या है, निर्णय लेना। इसमें क्या है कि जब राज्य में कोई भी सरकार है तो उसकी क्या है, एक जवाबदेही होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिसमें क्या है, आपको कोई 2 चूज करके आपको इसमें आंसर देना है। तो इसमें आपका पहला पॉइंट है, डैश सुशासन एक हिस्सा है। इसमें क्या है, सुशासन में एक कौन सा पार्ट है, न्याय। न्याय भी बहुत कंपलसरी होता है जब किसी राज्य में सुशासन व्यवस्था होती है। और इसमें आपका सेकंड पॉइंट है, भारतीय संसद ने वर्ष में 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया। तो मैं आपको पहले ये बता देता हूँ, 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया है। जो 73वां संविधान संशोधन है वो क्या है कि गाँव में पंचायती राज स्थापित होना चाहिए। जैसे गाँव में क्या है, पंचायत बैठती है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत आती हैं। और जो 74वां संविधान संशोधन है वो क्या है, नगर पालिका से संबंधित है। जिसमें क्या है कि सफाई के बारे में विशेष ध्यान दिया जाता है। और जो इसका आपका आंसर रहने वाला है वो है 1992। और इसमें आपका थर्ड पॉइंट है, भारतीय संविधान के डैश में पंचायती राज संस्था का उल्लेख है। तो इसमें ये पूछा गया है, जो पंचायती राज सिस्टम है भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में दिया गया है। तो मैं आपको बता देता हूँ, भारतीय संविधान में एक आर्टिकल है जिसका नाम है आर्टिकल 40। इसमें यह बताया है गांधी जी ने कि जो गांव है उसमें क्या है, पंचायती राज सिस्टम की स्थापना की जानी चाहिए। तो आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए, तो मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। और आप ये देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18, इसमें भी क्या है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। तो इसमें आप ये देख सकते हैं आपका पहला पॉइंट है, व्यक्तिगत लाभ के लिए अधिकार का अवैध उपयोग डैश के दायरे में आएगा। यानी क्या है, जो भी पॉलिटिशियन है वो क्या है, अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए भ्रष्टाचार कर देते हैं। तो इसमें जो आपका आंसर रहने वाला है भ्रष्टाचार। जैसे कोई भी पुल बन रहा है, ब्रिज बन रहा है, जो बड़े बड़े नेता है उसमें करप्शन कर जाते हैं। जैसे आपने बिहार में लालू यादव को देखा होगा, उसने क्या है कि चारा घोटाला कर लिया अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए। तो क्या है, वो एक भ्रष्टाचार है, करप्शन है। और इसमें सेकंड पॉइंट है, शासन में कंप्यूटर और आईटी को शामिल करने का लाभ डैश को कम लागत पर सेवाओं की डिलीवरी है। तो इसमें यह बताया गया है कि हम शासन को और कैसे बेहतर ढंग से कर सकते हैं। जैसे आप कोई भी गवर्नमेंट वेबसाइट यूज करते हैं जैसे कि डिजिटल इंडिया, तो ये क्या है, इसको इससे क्या होता है, लोगों को अच्छी सेवाएं पहुंच पाती है ईजिली कम समय में। तो इसका जो आंसर रहने वाला है लोग आंसर आएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर है 19, डैश सुशासन लागू करने में बाधा है। इसमें क्या है कि जब राज्य में ज़्यादा जनसंख्या होगी तो जो शासन है वहाँ से हम सही से नहीं चला पाएंगे। जैसे कि हमारे पास रिसोर्सेज कम है और लोगों की संख्या ज़्यादा है, तो क्या है कि हम सही से डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। तो इसका आंसर क्या है, जनसंख्या विस्फोट। केरल में डैश नामक एक कंप्यूटरकृत परियोजना का उपयोग आम लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए किया गया। जो इसका आंसर है दोस्त।
ये एक कंप्यूटरीकृत परियोजना यानी प्रोजेक्ट है, इसके द्वारा केरल में योगदान दिया गया था सेवा प्रदान करने में। क्वेश्चन नंबर है आपका 20, इसमें क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें फर्स्ट है अपना, सरकार का कौन सा अंग कानून बनाता है? तो जो इसका आंसर रहने वाला है संसद। ये संसद क्या करती है, देश में कानून बनाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट। तो आपको पता ही होगा इस बार अपने देश में नई संसद का निर्माण हुआ था, जो कि त्रिभुजाकार है। और इसमें सेकंड पॉइंट है, राज्य किस अंग के माध्यम से अपनी इच्छा व्यक्त करता है? तो इसमें आंसर आपका सरकारी। थर्ड है, प्राचीन यूनानियों के लिए पोलिस क्या थी? इसमें बताया गया पोलिस का मीनिंग क्या है यहाँ पे, शहर एवं राज्य है। क्वेश्चन नंबर 21, शिक्षा का अधिकार डैश संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया। इसमें यह बताया गया है जो शिक्षा का अधिकार है वो मौलिक अधिकार कब बना? तो मैं आपको बता देता हूँ, संविधान में एक संशोधन किया गया था 2002 में, 86वां संविधान संशोधन। उसमें क्या है, जो शिक्षा का अधिकार है उसे एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। और सेकंड पॉइंट है, गुलामी और वेश्यावृत्ति जैसे अनैतिक उद्देश्यों के लिए वस्तुओं और के रूप में मनुष्यों की बिक्री और खरीद को कहा जाता है। तो इसमें यह बताया गया है कि जो लोग हैं उनको वेश्यावृत्ति के काम में लगा देना, गुलामी करवाना, तो इसे हम क्या कहते हैं, मानव तस्करी। और इसमें थर्ड पॉइंट है, धर्मनिरपेक्ष राज्य में धर्म डैश की चिंता है, व्यक्तिगत। तो मैं पहले आपको ये बता देता हूँ धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या होता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब ये होता है कोई भी राज्य सभी धर्म को बराबर नज़रिए से देखेगा, उसके अनुसार कोई भी धर्म विशेष नहीं है, यानी उसके मतलब के अनुसार सभी धर्म बराबर है, सभी इक्वल है, चाहे वो किसी भी इंसान का धर्म हो। इसमें भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। समानता का अधिकार डैश भेदभाव को समाप्त करने से संबंधित है। सामाजिक भेदभाव जो भी हो रहा है उसमें क्या है, समानता का अधिकार आता है। जैसे समानता का अधिकार ये कहता है किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी धर्म जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और इसमें सेकंड पॉइंट है, अस्पृश्यता वन्मूलन। तो इसमें यह बताया गया है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत के आधार पर भेदभाव ना करना। पहले के टाइम में ये होता था, जो लोग दलित थे उनसे क्या है दूर हट के पानी पिया जाता था, उन्हें कुएं में पानी भरने नहीं दिया जाता था। तो इसी के बारे में ये कहता है, अस्पृश्यता वन्मूलन का अधिकार ये कहता है भेदभाव की समाप्ति होनी चाहिए। तो ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में रिट जारी की जाती है, यानी इसमें यह पूछा गया है कि जो भारत में रिट जारी किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो भारत में रिट जारी किया जाता है वो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं उच्चतम न्यायालय। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट है वो नई दिल्ली में है, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट है अपना, यह मामले को विभाजित करने के लिए किसी उच्च न्यायालय से निचली अदालत को मामले को उसके पास या किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित करने का आदेश है, सटी और आरिरी। थर्ड पॉइंट, यह अदालत द्वारा राज्य को दिया गया आदेश है कि व्यक्ति को उसके कारावास या रिहाई को उचित ठहराने के लिए उसे शारीरिक रूप से पेश किया जाए। यानी इसमें यह बताया गया है कि किसी को भी कारावास देना या रिहाई करनी है तो उसको उचित यदि ठहराना है तो उसका एक उपाय होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, उसे हम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, इसका फर्स्ट पॉइंट है अपना, राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव डैश में लाया जा सकता है। इसमें यह बताया गया है कि प्रेसिडेंट को यदि उसके पोस्ट से हटाना है तो हमें संसद में प्रस्ताव लाना पड़ेगा। हम किसी भी सदन में ये प्रस्ताव ला सकते हैं, लोकसभा या राज्यसभा में। सेकंड पॉइंट है, इसमें भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है। जो राष्ट्रपति का टेन्यूर पीरियड होता है, यानी वो कब तक शासन करेगा, वो 5 साल तक शासन करता है अपने पद पे। क्वेश्चन नंबर 25, इसका फर्स्ट पॉइंट है, पंचायती राज निकायों के वित्तीय मामलों से निपटने के लिए डैश का गठन किया गया है। यानी इसमें यह बताया गया है कि जो पंचायती राज है, जो भी उनके वित्तीय मामले हैं, फाइनेंस रिलेटेड इशू है, उसे कौन करता है, रेगुलेट राज्य वित्त आयोग, इसी के द्वारा इनका गठन किया गया है। और सेकंड पॉइंट है अपना, शहरी स्थानीय स्वशासी निकायों के पहले विघटन के मामले में नए चुनाव के भीतर होते हैं। यानी इसमें यह बताया गया है जो स्वदेशी निकाय हैं, स्वशासी निकाय जो है उसमें क्या है, जब वो विघटन हो जाता है तो उसका 6 माह के अंदर चुनाव करवाना पड़ता है। और इसमें थर्ड पॉइंट है अपना, पंचायती राज मध्य स्तर डैश है। इसमें जो पंचायती राज है उसमें 3 लेवल होते हैं। जो इसका मध्य लेवल होता है उसे हम बोलते हैं पंचायत समिति। और इसमें आपको मैं सेकंड पॉइंट बता देता हूँ, इसमें कुछ गलती हो गई थी। जैसे शहरी स्थानीय जो निकाय होते हैं उसमें क्या है, यदि हम उसे भंग कर देते हैं, उसका विघटन हो जाता है, तो क्या है कि उसे 6 महीने के अंदर दोबारा चुनाव करवाना होता है। यह है इसका आंसर। पंचायती राज की वकालत किसके द्वारा की गई थी?
इसमें पूछा गया है कि जो भी पंचायती राज सिस्टम है उसकी वकालत किसने की थी? तो आपको याद रखना है जो अपने महात्मा गांधी थे, उन्होंने ही कहा था पंचायती राज की स्थापित करना चाहिए गाँवों में। इसका सेकंड पॉइंट है नगर पालिका के अनिवार्य कार्यों में शामिल है। नगर पालिका का प्रमुख कार्य क्या है? जलापूर्ति, यानी जो भी जल से रिलेटेड पूर्ति है ये कौन करेगा? नगर पालिका करेगी। क्वेश्चन नंबर 27, मंत्री परिषद का नेतृत्व डैश करता है? तो जो मंत्री परिषद है उसका जो लीडरशिप है वो प्रधानमंत्री करता है। जो देश का प्रधानमंत्री प्रेजेंट टाइम में कौन है? नरेंद्र मोदी। सेकंड है मंत्री परिषद डैश के प्रति उत्तरदायी है? तो इसका जो आंसर होगा लोकसभा। जो मंत्री परिषद होता है, जो भी इसमें मंत्री होते हैं, किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं? लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 28, उदारवाद का अर्थ परिभाषित कीजिए। तो मैं आपको बता देता हूँ उदारवाद का यहाँ मतलब होता है लिबरलिज्म। इसमें क्या है? जो भी पर्सनल लिबर्टी यानी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उस पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, उसे फ्री छोड़ देना चाहिए। और इसमें और भी कुछ पॉइंट है, न्यायिक रक्षा और संवैधानिक राज्य का सिद्धांत इसमें शामिल होता है। जैसे मैं आपको पढ़ के और बता देता हूँ, उदारवाद एक राजनीतिक और नैतिक दर्शन है जो व्यक्ति के अधिकार, स्वतंत्रता, शासितों की सहमति, राजनीतिक समानता, निजी संपत्ति के अधिकार और कानून के समक्ष समानता पर आधारित है। इसमें क्या है? व्यक्ति की जो भी संपत्ति उसकी रक्षा की जाती है, राजनीतिक समानता और कानून के सामने वो बराबर रहे, उसको अधिकार मिले, तो सारी चीज़ें क्या होती हैं? उदारवाद में आती हैं। अथवा में भी आप देख सकते हैं, गांधी जी की सर्वोदय की अवधारणा का वर्णन करें। गांधी जी का एक थॉट था सर्वोदय को लेकर, उन्होंने क्या कहा है? जैसे मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। गांधी जी के सर्वोदय का आधार सर्वव्यापी प्रेम है। इसमें व्यक्ति या व्यक्ति समूह के दमन, शोषण और विनाश को जगह नहीं दी गई है। वो कहते हैं, गांधी जी ये कहते हैं सर्वोदय में कि सभी व्यक्तियों से हमें प्रेम करना चाहिए, उन लोगों का शोषण नहीं करना चाहिए, हमें विनाश नहीं करना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए और व्यक्तियों का उदय होना चाहिए, विकास होना चाहिए। तो यही सारी चीज़ें इसमें आती हैं। यानी जो भी मानवीय अधिकार है उनको समान व्यवहार में लाना चाहिए और गरीबों की भलाई करनी चाहिए, सबका कल्याण हो। तो यही उसका मेन उद्देश्य रहा है। आपको समझ में आ गया सर्वोदय का मतलब क्या है? और आप इसे पढ़ सकते हैं दोस्तों नोट्स डाउनलोड करके। बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है और सोल्व है ये सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29, संघीय शासन प्रणाली से आप क्या समझते हैं? तो मैं आपको बता देता हूँ संघीय शासन प्रणाली में बेसिकली होता क्या है। संघीय शासन प्रणाली में क्या होता है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं संघीय शासन प्रणाली। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन है? मोदी सरकार। और स्टेट में गवर्नमेंट में कौन होती है? बहुत सारी सरकारें होती है। इन दोनों के बीच जो भी शक्तियों का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, यानी शक्तियों का बंटवारा किया जाता है, उसे हम बोलते हैं संघीय शासन प्रणाली। मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करके इसे समझा देता हूँ। जैसे आप ये देख सकते हैं, संघीय सरकार प्रणाली में अच्छी तरह से सौंपी गई शक्तियों और कार्यों के साथ सरकार के दो स्तर होते हैं। दो स्तर कौन से होते हैं? केंद्र सरकार और राज्य सरकार। इस प्रणाली में केंद्र सरकार और राज्य सरकारें एक सुपरिभाषित दायरे में कार्य करती हैं, समन्वय करती है, साथ ही स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। ये क्या है? जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार है वो स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करती है, क्योंकि क्या है? उनके पावर डिवाइड किए गए हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 30, सतत विकास की परिभाषा बताइए। तो सतत विकास का मतलब यही होता है जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका मतलब ये होता है जो भी हमारी ज़रूरतें हैं उसको पूरा करते हुए जो भी हमारी आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी संसाधनों को बचा के रखना, ताकि जो आने वाली पीढ़ी है वो भी यूज कर सके। तो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। इसमें यह बताया गया कि जो भी हमारे प्राकृतिक संसाधन है, जैसे पेड़ पौधे, पानी, इनका इस तरीके से यूज़ करना ताकि हम इन्हें बचा पाएँ, जो आने वाली पीढ़ी है वो भी इनका यूज़ कर पाए। तो इसका मतलब होता है सतत विकास। ये हरदम 2 नंबर में या 1 नंबर में आपके पेपर में ज़रूर आता है, तो आप इसे ध्यान से समझ लेना। और क्वेश्चन नंबर है 31, उन 2 स्थितियों की रूपरेखा बताइए जब देश में आपातकाल की घोषणा की जाती है। तो इसमें आपको बताना है आपातकाल, इमरजेंसी, उसकी रूपरेखा क्या होती है। तो मैं आपको बता देता हूँ पढ़ कर के। जो आपातकाल लगाया जाता है वो भारत में लगाया जाता है। कई कारण हो सकते हैं, जैसे वित्तीय आपातकाल हो गया या संवैधानिक आपातकाल या जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। आपातकाल की घोषणा युद्ध, बाहरी आक्रमण के आधार पर की जाती है। तो इसमें यह बताया गया है कि जो देश में आपातकाल लगाया जाता है वो युद्ध के कारण भी लग सकता है, यानी बाहरी आक्रमण का डर हो, यानी अपने देश को किसी देश से खतरा हो तो भी हम आपातकाल लगा सकते हैं। जैसे 1975 में इंदिरा गांधी के टाइम में क्या है, आपातकाल लगा दिया गया था, जिसमें क्या है कि लोगों के मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं और जो भी देश के नेता होते हैं उन्हें बिना
किसी मुकदमे के गिरफ्तार कर लिया जाता है शक के आधार पे, तो यही सारी चीज़ें होती हैं। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट अपना राष्ट्रीय आपातकाल के कोई 2 प्रभाव लिखिए। तो इसमें ये आपको बताना है जो भी आपातकाल जब देश में लगाया जाता है तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है या बुरा प्रभाव आपको बताना है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, प्रभाव ये पड़ता है जब देश में आपातकाल लगाया जाता है तो इससे क्या होता है, जो भी लोगों के अधिकार है वो छीन लिए जाते हैं, मौलिक अधिकार, और लोगों को शक के आधार पर उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं और इसमें आप पढ़ के इसे समझ सकते हैं। जो बेसिक चीज़ें थी मैंने आपको बता दी हैं। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर है 32, राज्यसभा सदस्य की नियुक्ति के लिए 2 योग्यता शर्तों की व्याख्या करें। तो इसमें ये बताया गया कि जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनकी एलिजिबिलिटी क्या है जब उनको राज्यसभा का सदस्य बनना होता है। तो पहली एलिजिबिलिटी है वो भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी जो एज है कम से कम क्या है 30 साल होनी चाहिए। और इसका सेकंड पॉइंट है उसे राज्य में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए जहाँ से वो राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ रहा है। यानी इसमें यह बताया गया है कि जिस स्टेट से वो इलेक्शन में खड़ा हो रहा है वहाँ पे वो पंजीकृत होना चाहिए, इसमें ये बताया गया है। और आप अथवा में भी देख सकते हैं 32 क्वेश्चन में, लोकसभा सदस्य की नियुक्ति के लिए 2 पात्रता शर्तों की व्याख्या कीजिए। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, जो एमपी होते हैं, उनकी नियुक्ति के लिए 2 कोई शर्तें बतानी है, यानी जो भी उनकी एलिजिबिलिटी होए। तो पहला क्या है, वो भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी जो एज होनी चाहिए कम से कम 25 साल होनी चाहिए। पहली एलिजिबिलिटी ये हो गई। और सेकंड है संसद सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। तो इसमें यह बताया गया है कि आपको संसद का सदस्य बनना है तो कम से कम क्या है कि आपको भारत का नागरिक होना ही चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ संसद में क्या है, 2 सदन होते हैं, एक तो होता है लोकसभा और राज्यसभा। तो इन्हीं के बारे में यहाँ बताया गया है कि उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है यदि उन्हें संसद का सदस्य बनना है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा 32 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 33, सर्वोच्च न्यायालय के 2 न्याय क्षेत्रों का विस्तार से विवरण दीजिए। तो इसमें ये बताना है जो भी अपने देश में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट है, इसका क्षेत्र क्या है, ये काम कैसे करता है, तो यही सारी चीज़ें हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 में क्या है, 5 इसमें रिट दिए गए हैं जिसमें क्या है वो मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। अपने मौलिक अधिकार कौन-कौन से होते हैं, जैसे शिक्षा का अधिकार हो गया, समानता का अधिकार हो गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो टोटल क्या है 6 मौलिक अधिकार होते हैं, तो यही उनकी रक्षा करता है। एक होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसमें यह बताया जाता है जो भी अपने 5 फंडामेंटल राइट है उनका कोई भी वायलेशन करता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं। तो इसमें यह बताया गया आर्टिकल 32 के अंतर्गत। और इसमें अपना सेकंड पॉइंट है, एक तरफ भारत सरकार और दूसरी तरफ एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद। तो इसमें यह बताया गया कि एक राज्य और दूसरे राज्य में कोई भी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं तो इनके विवाद को सुलझाने में कौन हेल्प करता है, सर्वोच्च न्यायालय। और इसका थर्ड पॉइंट है 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद सुलझाना। तो इसमें ये बताया गया कि जो भी स्टेट है उनके बीच कोई भी मध्य विवाद हो रहा है तो वो सारी चीज़ें इसमें हैंडल की जाती हैं यानी सॉल्व की जाती हैं। अथवा में आप देख सकते हैं क्या दे रखा है, सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का रक्षक क्यों कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप याद रखना और पेपर में 100% ये फंसता ही फंसता है। तो इसमें ये पूछा गया है जो भी अपना सुप्रीम कोर्ट है, न्यायालय है, वो मौलिक अधिकारों का रक्षक कैसे है, उसे क्यों कहा जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट है अपने जो मौलिक अधिकार है जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, उनकी रक्षा करता है। ये जो आर्टिकल 32 है ये इनके द्वारा हमारी रक्षा करता है। इसमें 5 रिट जारी करता है, जैसे आप ये देख सकते हैं, इन्हें याद रखना आपको काम आएगा पेपर में। तो आपको पता लग गया मौलिक अधिकारों का रक्षक हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है आर्टिकल 32 के अंतर्गत। इसमें आप ये रिट लिख सकते हैं जिसमें आप बेटर स्कोर कर पाएंगे पेपर में। और मैं इसमें आपको एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, किसी भी स्टूडेंट को दोस्तों आपको एडमिशन करवाना है या आपको टीएमए चाहिए, असाइनमेंट चाहिए, प्रैक्टिकल फाइल चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैंने व्हाट्सअप नंबर दे रखा है। इसमें क्या है कि आपको फुल गाइडेंस दी जाएगी और अच्छे मार्क्स आएंगे। क्वेश्चन नंबर 34, संविधान के उन 2 भागों के नाम बताइए जिनमें संघवाद के मूल को गिनाया गया है। तो इसमें यह बताया ना जो संविधान के भाग होते हैं उसमें संघवाद के बारे में हमें कहाँ से पता लगता है, उनके मूल के बारे में। तो आप ये देख सकते हैं केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का मूल है। संघवाद को संविधान के भाग 11, 12 में वर्णित किया गया है। तो संघवाद के बारे में संविधान के किस भाग में वर्णित किया गया है, 11 और 12। क्वेश्चन नंबर 35, राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद 2 प्रभावों की पहचान कीजिए। तो इसमें यह पूछा गया है कि जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो उसके प्रभाव क्या पड़ते हैं, इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो उस समय क्या है कि राष्ट्रपति शासन करता है, वहाँ मुख्यमंत्री शासन नहीं करता है।
तो आपको मैं बता देता हूँ इसके प्रभाव क्या हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं, किसी भारतीय राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद राज्य विधानसभा को या तो भंग कर दिया जाता है या निलंबित कर दिया जाता है। यानी जो भी वहाँ की सरकार है, उसे क्या है, भंग कर दिया जाता है, डिसॉल्व कर दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है। जैसे दिल्ली है, यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू होगा तो क्या होगा, जो भी मुख्यमंत्री की सरकार है, जैसे अरविंद केजरीवाल की, उसे भंग कर दिया जाएगा। जो मुख्यमंत्री है, कोई काम नहीं कर सकते फिर। और इसका सेकंड पॉइंट है, राज्य की कार्यकारी शक्ति केंद्र सरकार को हस्तांतरित कर दी जाती है, जो राज्य के राज्यपाल के माध्यम से अपनी शक्तियों का प्रयोग करती है। तो इसमें यह बताया गया है, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो कोई भी कार्यकारी शक्ति नहीं होती है राज्य के पास, यानी कोई भी वो काम नहीं कर सकता है। फिर क्या है, वो सरकार को जो भी पावर है हस्तांतरित हो जाती है, फिर वो राज्यपाल के माध्यम से वहाँ शासन करता है। क्वेश्चन नंबर 36, लोकसभा अध्यक्ष के दो कार्य बताइए। तो मैं आपको बता देता हूँ, लोकसभा में क्या है, जितने भी मेंबर हैं उनके ऊपर एक अध्यक्ष होता है। तो उसके कार्य पूछे गए हैं, तो आपको मैं बता देता हूँ। अध्यक्ष का मूल कार्य सदन की अध्यक्षता करना, सदन की बैठकों को व्यवस्थित ढंग से संचालित करना है। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ इसका काम क्या है। बेसिकली जो भी संसद में कार्रवाई हो रही है, उसकी बैठकों की अध्यक्षता करना, और वो देखता है कि जो भी संसद है वो सही से चल रही है या नहीं चल रही है, सिस्टमेटिकली चल रही है नहीं चल रही, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और सेकंड पॉइंट है, सभी विधेयक, रिपोर्ट, प्रस्ताव और संकल्प अध्यक्ष की अनुमति से पेश किए जाते हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि जो भी बिल पेश करना है, विधेयक पेश करना है, वो क्या है कि हमें अध्यक्ष की अनुमति लेनी पड़ेगी, यानी परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी हम संसद में उसे पेश कर सकते हैं। जो अपने देश की पार्लियामेंट है, वो कौन-कौन से काम करती है वित्तीय से रिलेटेड, यानी जो भी फाइनेंशियल रिलेटेड वर्क है उसके काम क्या है। तो इसका आप आंसर देख सकते हैं, संसद महत्वपूर्ण वित्तीय कार्य करती है, ये जनता के पैसे का संरक्षक है। तो इसमें यह बताया गया कि जो भी जनता के पैसे होते हैं वो क्या करती है, इसे संरक्षक करती है, यानी सुरक्षा प्रदान करती है। जो भी अपनी संसद है, यह केंद्र सरकार के संपूर्ण धन को नियंत्रित करता है, इसकी मंजूरी के बिना कोई भी पैसा खर्च नहीं किया जा सकता। तो इसमें यह बताया गया है कि जो भी केंद्र सरकार के पास पैसा है उसको ये नियंत्रित करती है, कंट्रोल करती है, इसकी मंजूरी के बिना कोई भी पैसे खर्च नहीं कर सकता। किसकी मंजूरी के बिना, संसद के, जो भी इसके वित्तीय कार्य हैं। तो आप इसे पढ़ सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और भी क्वेश्चन नंबर है 37, पर्यावरणीय क्षरण का अर्थ स्पष्ट करें। तो इसमें ये पूछा गया है, जो भी अपना इन्वायरमेंट है उसका डिग्रेडेशन कैसे हो रहा है, यानी जो भी पर्यावरण में जीव जंतु पौधे हैं उनका नाश कैसे हो रहा है, मिट्टी कैसे कम होते जा रही है, जो अपना पर्यावरण है उसको हानि कैसे हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग कैसे बढ़ रहा है। तो यही सारी चीज़ें इसमें पूछी गई हैं। तो आप ये देख सकते हैं, आंसर मैंने लिख रखा है, आपको कोई दिक्कत में नहीं होगा दोस्तों, बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा है, मैंने आपको अर्थ बता दिया, बाकी आप इसे पढ़ सकते हैं। और मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 38, भारत में दलीय व्यवस्था को समझाइए। तो मैं आपको इसका पॉइंट बता देता हूँ, दलीय व्यवस्था क्या होती है। दलीय व्यवस्था में क्या होता है, कई पार्टियाँ होती हैं, जैसे भारत में कई पार्टियाँ हैं, जैसे आप देख सकते हैं द्रमुक, तेदेपा, बीजेक में, और भी आपको पार्टियाँ बता देता हूँ। जैसे दिल्ली में कौन सी पार्टी है, कई सारी पार्टी है यहाँ पे। एक प्रमुख पार्टी कौन सी है, आम आदमी पार्टी। यूपी में कौन सी पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन पार्टी। तो ये क्षेत्रीय पार्टियाँ होती हैं जिसे हम क्षेत्रीय दल बोलते हैं। और राष्ट्रीय पार्टी वो होती है जो नेशनल लेवल पे काम करती है, जैसे कांग्रेस पार्टी हो गई, बीजेपी पार्टी हो गई। तो ये सारी क्या है, राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं। तो आप ये देख सकते हैं, इसके बारे में और अच्छे से पढ़ सकते हैं, आपको बेटर ढंग से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अपना 39, पर्यावरणीय क्षरण का कारण बनने वाले विभिन्न कारकों की पहचान करें। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है, जो भी अपना इन्वायरमेंट है उसका नाश कैसे होता जा रहा है दिन पे दिन, उसके हमें कारण बताने हैं। तो पहला कारण क्या है, पर्यावरण का नाश कैसे हो रहा है, उसका खात्मा कैसे हो रहा है। तो पहला है वनों की कटाई, बहुत ज़्यादा मात्रा में वनों की कटाई होती जा रही है, जिसके कारण क्या है, जो भी अपने वन है वो समाप्त होते जा रहे हैं, जिसके कारण क्या है, ग्रीन हाउस गैस बढ़ रहे हैं। आप ये देख सकते हैं, मिट्टी का क्षरण हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। और नेक्स्ट पॉइंट है अपना जलवायु परिवर्तन। इसमें क्या होता है, जलवायु परिवर्तन होने से ये होता है, जो भी अपने ग्लेशियर है पिघलने लगते हैं, जिसके कारण बाढ़ आ जाती है, तापमान बढ़ जाता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है दोस्तों जलवायु परिवर्तन से। तो आप इसे समझ गए होंगे। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट पे। थर्ड पॉइंट है अपना शहरीकरण। शहरीकरण का मतलब ये है, जो लोग गाँव में रहते हैं वो शहरों में आके बस रहे हैं। तो इससे क्या है, प्रदूषण हो रहा है, वनों की कटाई हो रही है और संसाधनों की मांग बढ़ती जा रही है। तो इसमें ये बताया गया है। और फोर्थ पॉइंट है अपना भूमि क्षरण। इसमें यह बताया गया है कि जो मिट्टी की गुणवत्ता है दिन पे दिन कम होती जा रही है। हम क्या है, आज के टाइम में जो भी
उर्वरक है हम उसका यूज़ करते हैं, जिसमें क्या बहुत सारे केमिकल होते हैं, जिससे हमारी जो ज़मीन है बंजर होते जा रही है, उसकी गुणवत्ता ख़राब होते जा रही है। और क्या है हम अत्यधिक चराई करते हैं, शहरीकरण, तो ये सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों इसमें भूमि क्षरण के कारण में। भारत की राष्ट्रीय पर्यावरण नीति का उद्देश्य बताइए। यानी जो भी अपने देश में राष्ट्रीय पर्यावरण नीति है उसका पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, तो इसमें आप देख सकते हैं बताया गया। जैसे आप ये देख सकते हैं पॉइंट 1, सुरक्षित, स्वस्थ, उत्पादक और सौंदर्य की दृष्टि से संतुष्टिदायक वातावरण का संरक्षण और विकास। तो आप ये देख सकते हैं, ये पॉइंट आप पढ़ सकते हैं दोस्तों, इसे बहुत ईजी लैंग्वेज में बताया गया है, आपको समझ में आ जाएगा ईजिली ये। क्वेश्चन नंबर 40, भारत की विदेश नीति में गुट निरपेक्ष आंदोलन की भूमिका पर चर्चा कीजिए। यानी इसमें ये बताया गया विदेश नीति में, आपको बता देता हूँ क्या होता है। विदेश नीति ये होती है जो अपना देश है वो दूसरों देशों से कैसे अच्छे संबंध रखता है। जब अच्छे संबंध होंगे तभी तो हम इंटरनेशनल रिलेशन बना पाएंगे। जैसे एक देश से दूसरे देश में कौन से जो प्रोडक्ट है एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, कौन सी पॉलिसी फॉलो करनी है, तो ये सारी चीज़ें क्या है विदेश नीति के अंतर्गत आती है। जैसे क्या है आपने देखा होगा जो देश के प्रधानमंत्री है जो नरेंद्र मोदी है, दूसरे देशों में जाते हैं, वहाँ के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती है, ताकि वो विदेश नीति बना सकें। तो आपको समझ में आ गया विदेश नीति किसे कहते हैं। तो इसमें एक और पॉइंट है गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो गुट निरपेक्ष मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या है, शीत युद्ध के समय में आया था, जिसमें क्या है जो दो देश थे संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस था, उन दोनों के बीच जो भी वॉर चल रहा था उसमें जो भारत देश था किसी में शामिल नहीं हुआ था। ये गुट निरपेक्ष आंदोलन की नीति थी। तो आप इसे पढ़ सकते हैं पॉइंट वाइज, आप इजीली से समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 41, सर्वोच्च न्यायालय के 3 अधिकारों का विश्लेषण करें जो इसे मौलिक अधिकारों का रक्षक बनाता है। तो ये देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर यहाँ पूछा गया है। तो इसमें आपको ये बताना है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो मौलिक अधिकारों का कैसे संरक्षण करना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था जो आर्टिकल 32 है, इसमें क्या है जो सर्वोच्च न्यायालय है अपने फंडामेंटल को प्रोटेक्ट करता है, तो वो 5 रिट जारी कर सकता है। तो आप ये देख सकते हैं पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, इसे आप पढ़ सकते हैं। बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा है दोस्तों, अभी मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा क्योंकि बहुत सारे इसमें क्वेश्चन है। मैं आपको पॉइंट पॉइंट इसमें आपको बता देता हूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं और मैं अभिलेख न्यायालय किसे कहते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। जो उच्च न्यायालय होता है और जो सुप्रीम कोर्ट होता है यानी सर्वोच्च न्यायालय, उसे हम अभिलेख न्यायालय कहते हैं। जो भी ये डिसीजन देता है लोगों को मानना पड़ता है, तो इसके जो भी ये डिसीजन देता है उसे हम रिकॉर्ड करके रखते हैं, इसीलिए भी हम इसे कहते हैं रिकॉर्ड कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 42, भारत की विदेश नीति के मूल सिद्धांतों को पहचानें। तो मैंने आपको बता दिया था दोस्तों विदेश नीति किसे कहते हैं। जो भी हमारा देश है दूसरे अन्य देशों से जाके मिलता है, एग्रीमेंट साइन होते हैं, अच्छे संबंध बनाना, तो ये सारी चीज़ें आती हैं विदेश नीति के अंतर्गत। और इसे आप देख सकते हैं इसके मूल सिद्धांत क्या क्या हैं। गुट निरपेक्षता की नीति है। तो गुट निरपेक्षता की नीति में ये बताया था मैंने, जो भी दो देश थे जो शीत युद्ध के टाइम में दोनों में वॉर चल रहा था अमेरिका और रूस में, तो उन दोनों में हमें शामिल नहीं होना है, हमारी एक अलग नीति है। तो यही सारी चीज़ें हैं इसमें। और सेकंड पॉइंट है पंचशील। तो आप ये देख सकते हैं, इसको कुछ पॉइंट दिए गए हैं, आप पढ़ लेना। इसमें 5 सिद्धांतों के बारे में चर्चा की गई थी दोस्तों। और आप थर्ड पॉइंट देख सकते हैं उपनिवेशवाद, जातिवाद और साम्राज्यवाद विरोध नीति। तो आप ये देख सकते हैं उपनिवेश का मतलब यहाँ पे ये है जब एक देश दूसरे देश पे कब्जा कर लेता है, उसे गुलाम बना के रखता है, उसे हम बोलते हैं उपनिवेशवाद। और जातिवाद का मतलब होता है जाति के आधार पर जैसे वोट इकट्ठा करना, जाति के आधार पर कोई काम करना, ये जातिवाद हो जाता है। साम्राज्यवाद यानी अपने साम्राज्य का विस्तार करना। तो यही सारी चीज़ें हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर है 43, इसमें क्या दिया गया है जैसे आप ये देख सकते हैं, एक सुदृढ़ जनमत के निर्माण में आने वाली 3 बाधाओं की पहचान करें। तो मैं आपको पहले ये बता देता हूँ जनमत का मतलब क्या होता है। जब बहुत सारे लोग किसी चीज़ के ऊपर अपना ओपिनियन देते हैं तो हम उसे बोलते हैं जनमत। तो इसमें आप देख सकते हैं जनमत के निर्माण में कौन कौन सी बाधाएं होती है, आप ये पढ़ सकते हैं। सुदृढ़ जनमत का अर्थ यहाँ पे क्या होता है और इसकी 3 बाधाएं कौन कौन सी है, पहला, दूसरा, तीसरा। उदासीन रवैया, निरक्षरता, गरीबी, ये 3 इंपॉर्टेंट कारण बनती है यानी बाधाएं बनती है इसमें। और जनमत के किन्हीं 3 महत्व एवं भूमिका का वर्णन करें। तो आप ये देख सकते हैं जनमत की आप भूमिका देख सकते हैं, जिसमें क्या है सरकार के लिए ये मार्गदर्शन का काम करती है। जो भी वो पॉलिसी बनाते हैं तो उनकी हेल्प होती है यहाँ पे। और दूसरा क्या है कानून बनाने में जनमत के द्वारा हेल्प की जाती है। थर्ड पॉइंट है एक प्रहरी के रूप में कार्य करता है यानी एक तरीके से वह राय देता है। फोर्थ पॉइंट है अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करता है। जो भी हमारे अधिकार है और स्वतंत्रता है जनमत के द्वारा हम रक्षा करते हैं। देखते क्वेश्चन नंबर 44, गांधी की आर्थिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा को स्पष्ट करें। तो इन्होंने क्या है ग्राम स्वराज्य की बात की है, ग्राम स्वशासन की।
उसमें क्या है, इन्होंने आर्थिक स्वतंत्रता पर जोर दिया है। इसमें इन्होंने ये कहा है कि गाँवों को स्थानीय शक्ति देनी चाहिए, जो भी पंचायती राज सिस्टम है, तो इन्होंने यही कहा है। तो इन्होंने ये कहा है ज़मीनी स्तर पर लोगों को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, उन्हें जो भी छोटे-मोटे काम हैं वो सीखने चाहिए, ताकि वो स्किल ला सकें अपने अंदर। सेकंड है आर्थिक शक्ति का विकेंद्रीकरण। इसमें ये बताया गांधी जी ने, जो बड़े-बड़े उद्योग हैं, वो क्या है कि लोगों का शोषण करते हैं, तो ये सारी चीज़ें। और इसका थर्ड पॉइंट है कुटीर उद्योगों को बढ़ावा, यानी छोटे-छोटे जो गाँव में उद्योग है, जो भी छोटी-छोटी इंडस्ट्री है, जैसे बुनाई करना, मिट्टी के बर्तन बनाना, उनको बढ़ावा देना चाहिए, ताकि रोज़गार उत्पन्न हो सकें। फोर्थ पॉइंट में ये बताया गया स्वदेशी और आत्मनिर्भरता। स्वदेशी का मतलब ये है जो भी गाँव देहात में छोटे-छोटे उत्पाद हैं, उनका प्रोत्साहन करना, आत्मनिर्भर बनना, तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। फिफ्थ पॉइंट है अपना ग्राम शासन और लोकतंत्र। ग्राम शासन का मतलब ये है पंचायती राज सिस्टम से यहाँ उसका संबंध है, स्थानीय स्वशासन जिसे हम ग्राम पंचायत बोलते हैं। और सिक्स है समग्र विकास, यानी सभी का विकास होना चाहिए इसमें, तो ये सारी चीज़ें हैं। और ये निष्कर्ष लिखा गया, आप निष्कर्ष भी पेपर में लिखेंगे तो आपको बेटर मार्क्स मिलेंगे। और इसका नेक्स्ट पॉइंट है अथवा में मार्क्सवाद। तो मैं मार्क्सवाद का मतलब बता देता हूँ, इसमें क्या होता है। मार्क्सवाद में एक विचारधारा है जिसमें वो कहते हैं कि समाज में 2 तरह के लोग रहते हैं, यानी राज्य में 2 तरह के लोग रहते हैं। पहला है अमीर और दूसरा है गरीब। जो अमीर लोग हैं गरीबों का शोषण करते हैं। जैसा आपने देखा होगा बड़ी-बड़ी कंपनियाँ होती हैं, फैक्ट्रियाँ होती हैं, वहाँ पे क्या है मज़दूर लोग काम करते हैं। तो वहाँ पे क्या है जो बड़े-बड़े अमीर लोग होते हैं गरीबों से ज़्यादा काम करवाते हैं, उन्हें मेहनताना कम देते हैं, उनकी सैलरी कम देते हैं। तो इसी के बारे में बात करता है बेसिकली मार्क्सवाद। तो आप ये देख सकते हैं कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक जो एंगल्स थे, उन्होंने मार्क्सवाद के बारे में यहाँ बात की है। तो आपको यहाँ बता देता हूँ एक और चीज़ें, इसमें क्या है पूँजीपति जो वर्ग है, गरीबों को यहाँ शोषण करता है, वो अपने प्रॉफ़िट कमाने के लिए लोगों से ज़्यादा काम करवाता है। यहाँ पे ये कहते हैं मार्क्सवाद कि जो मज़दूर हैं उन्हें क्रांतिकारी बदलाव लाना चाहिए और पूँजीपति वर्ग को उखाड़ फेंकना चाहिए समाज से। तो इसके बारे में बेसिकली मार्क्सवाद बात करता है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि मार्क्सवाद किसे कहते हैं। और आप ये फ़ोटो देख सकते हैं कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स की। और आप ये देख सकते हैं मार्क्सवाद के मूल सिद्धांत क्या-क्या दिए गए हैं। ऐतिहासिक भौतिकवाद, तो आप इसमें पढ़ सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं सिर्फ़ आपको यहाँ क्वेश्चन का मीनिंग बता दे रहा हूँ और आप पढ़ के यहाँ आप देख सकते हैं। और इसका सेकंड पॉइंट है द्वंदात्मक भौतिकवाद। और आप ये देख सकते हैं वर्ग संघर्ष, इसमें क्या है लोगों के बीच वर्ग संघर्ष होता रहता है। जो बुर्जुआ वर्ग है और श्रमिक वर्ग है, इन दोनों के बीच जो भी कॉन्फ्लिक्ट है ये सारी चीज़ें होती हैं। और पूंजीवाद शोषण, जो पूंजीपति लोग हैं गरीबों का शोषण करते हैं। पूंजीपति हम किसे बोलते हैं, जिसके पास ज़्यादा पैसा है और जो बड़ी बड़ी जिनकी फैक्ट्रियाँ हैं, वो क्या है कि प्रॉफिट को ज़्यादा गेन करना चाहते हैं। और इसका फिफ्थ पॉइंट है अधिशेष मूल्य का सिद्धांत। क्रांतिकारी परिवर्तन में ये बताया गया है जो भी मजदूर वर्ग है इन्हें क्रांतिकारी बदलाव लाना चाहिए, यानी क्रांति की बात करते हैं, ये आंदोलन की बात नहीं करते। क्रांति यानी तुरंत हटा दो, फेंक दो इन्हें, ये तो ये सारी चीज़ों पे ये बात करते हैं। और लास्ट में है अपना निष्कर्ष। निष्कर्ष आपको जो भी लेंथी क्वेश्चन होते हैं 5-5, 6-6 नंबर के, उसमें ज़रूर लिखना होता है। इससे क्या है कि आपका जो क्वेश्चन है अच्छा दिखता है, आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो आप ये देख सकते हैं मॉड्यूल 7A और 7B यहाँ पे दे रखा है, जिसमें आपको ए और बी में से कोई सा दोनों एक करना है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन दे रखा है, संयुक्त राष्ट्र में सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो इसमें आपका जो आंसर होगा 192। और आप ये अथवा में देख सकते हैं दोनों में से आपको कोई एक करना है। निम्नलिखित में से किस शहर में 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए, तो आपको याद रखना है सैन फ्रांसिस्को। और इसका 46th है संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, इसका आंसर होने वाला है 24 अक्टूबर। और अथवा में आप देख सकते हैं मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, जो इसका आंसर रहने वाला आपका 10 दिसंबर को क्या है कि मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, संयुक्त राष्ट्र में महासभा का गठन किसके सदस्यों से होता है, इसका जो आंसर है सी पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी सदस्य देश। क्वेश्चन नंबर 48, इसमें क्या दे रखा है, जैसे आप देख सकते हैं वीटो पावर क्या होती है। जो भी संयुक्त राष्ट्र के 5 देश हैं उनके पास वीटो पावर है। जैसे कोई भी प्रपोजल आया उस पे क्या है 4 जो देश है वो कहते हैं हाँ ये होना चाहिए, लेकिन जो एक देश है वो मना कर देता है तो उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। यही होता है वीटो पावर की शक्ति बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 49, संयुक्त राष्ट्र के गठन का मुख्य उद्देश्य था, यानी जो भी यूएन है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो उद्देश्य है वो क्या है। जैसे विश्व में शांति कायम करना, सुरक्षा करना,
और केवल शीत युद्ध को ख़त्म करने के लिए बनाया गया। तो ये सारी चीज़ें इसमें आने वाली हैं आपकी। और क्वेश्चन नंबर है 50, संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का रख रखाव किसके द्वारा बहाल किया जाता है? तो इसमें यह बताया गया है जो यूएनए की जो एक एजेंसी है, यानी देश में कोई भी अशांति फैली हुई है, असुरक्षा की स्थिति है, तो उस समय क्या है जो सुरक्षा परिषद है उस समय वो हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसमें यह बताया गया है जो इंटरनेशनल कोर्ट है उसमें जो न्यायाधीश बैठे हुए हैं उनको नियुक्ति कैसे दी जाती है? तो इसमें आपको मैं बता देता हूँ, इसका जो आंसर रहने वाला है दोनों। इसमें आपका साधारण सभा और सुरक्षा परिषद। और आप ये अथवा में भी देख सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जो इसका आंसर होने वाला है डी पॉइंट, ए और बी। जैसा आप ये देख सकते हैं वे हल्के हथियार रखते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। और आप ये 52 क्वेश्चन देख सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाई गई मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में संबंधित अधिकार शामिल हैं। तो आपका इसमें आंसर होगा सभी। और आप ये अथवा में देख सकते हैं, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अनुबंध के तहत निम्नलिखित में से किस पर जोर दिया गया है? इसमें है उपरोक्त सभी। शांति स्थापना गतिविधियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका का वर्णन करें। तो इसमें यह बताया गया है जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो शांति को स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभाता है। तो ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, जैसा आप ये देख सकते हैं। मैं आपको पॉइंट में इसमें पढ़ के एक बार बता देता हूँ। शांति, संरक्षण और सुरक्षा, ये क्या है जो जितने भी देश हैं विश्व स्तर पर, उसमें क्या है ये शांति को स्थापित करता है और सुरक्षा प्रदान करता है। पहले पॉइंट में ये बताया गया है। और सेकंड है विश्वव्यापी सामाजिक और आर्थिक विकास, और ये आर्थिक विकास पे भी जोर देता है। जो भी ऋण वगैरह प्रदान करने होते हैं, जो भी इसकी एजेंसी है वो प्रदान करती है। शिक्षा पर जोर देना, पानी संसाधन, तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। और थर्ड पॉइंट है अपना मानवाधिकार और गवाही, ये मानव को मानवाधिकार भी देता है, इसमें यह बताया गया है। फोर्थ पॉइंट है संयुक्त और आधिकारिक संरचना, इसमें यह बताया गया, आप पढ़ के देख सकते हैं इसमें कौन कौन सी आधिकारिक संरचनाएं होती हैं, उन पे विशेष ध्यान दिया गया है यहाँ पे। और फिफ्थ पॉइंट है अपना विश्वव्यापी संवाद और समझौता है, यानी जो भी वर्ल्ड लेवल पे देश है उनके बीच समझौता करना, संवाद करना, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। नेगोशिएशन करना, आप निष्कर्ष देख सकते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 54 देख सकते हैं, सुरक्षा परिषद के उद्देश्य एवं संरचना की व्याख्या करें। सुरक्षा परिषद के उद्देश्य क्या है और उसकी संरचना कैसी है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, इसमें आपको बताना है। तो आप ये देख सकते हैं इसके उद्देश्य क्या है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, जो भी अंतर्राष्ट्रीय देश है उनके बीच क्या है शांति बना के रखना और उन्हें सुरक्षा प्रदान करना, इसमें ये बताया गया है। संघर्ष समाधान, जो भी देशों के बीच संघर्ष हो रहे हैं उनके बीच समाधान करना, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना और शांति स्थापित करना, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। और पॉइंट थर्ड में क्या बताया गया है, शांति रक्षा और अभियान, जो भी शांति दूत होते हैं, जैसे एक देश में लड़ाई चल रही है तो अपनी वहाँ शांति सेना भेज दी ताकि वहाँ शांति स्थापित की जा सके, तो इसमें यह बताया गया है। और फोर्थ पॉइंट है निर्णयों का परिवर्तन, तो आप ये देख सकते हैं सुरक्षा परिषद के पास आर्थिक प्रतिबंध, हथियार प्रतिबंध और यहाँ तक कि चरम मामलों में सैन्य कार्रवाई जैसे उपायों के माध्यम से अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार है। तो इसमें यह बताया गया है जो सैन्य कार्रवाई होती है जो दूसरे देश में हम करते हैं, जैसे एक देश में कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो जो यूएन है वहाँ अपने शांति सेना भेज देता है, तो ये सारी चीज़ इसमें बताई गई हैं। और आप ये देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे है, इसमें कितने सदस्य होते हैं, आप देख सकते हैं सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य देश शामिल होते हैं। और आप ये देख सकते हैं स्थायी सदस्य, इसमें स्थायी सदस्य कौन है जिनको वीटो पावर है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इनके पास वीटो पावर है। और ये गैर स्थायी सदस्य, जैसे आप ये देख सकते हैं जो अफ्रीका महाद्वीप है वहाँ से 3 सीटें होती हैं, एशियाई प्रशांत से 2 सीटें, लैटिन अमेरिका कैरिबियन से 2 सीटें, पश्चिमी यूरोप और अन्य से हैं 2 सीटें, और पूर्वी यूरोप से कितनी सीटें, 1 सीटें। तो आप इसे देख सकते हैं, ये क्या है टोटल 10 सीटें होती हैं, 3 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, और 9 1 10, ठीक है। और आप ये निष्कर्ष रूप में देख सकते हैं। और आप ये देख सकते हैं वैकल्पिक मॉड्यूल 7B, ए और बी होता है, 7A एंड 7B, इन दोनों में से कोई सा भी एक करना चाहता है, जो भी आपको ईजी लगे आपको वही करना है दोस्तों। इसे मैं नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि मैंने आपको 7A पढ़ा दिया है। और आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक दे रखा है, आप ईजिली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और ईजिली पढ़ सकते हैं दोस्तों। जो भी आपका एग्ज़ाम होने वाला है अक्टूबर सेशन में 2024 में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है दोस्तों। और आपको यहाँ नंबर भी दे रखा है, यदि आपको वेबसाइट से कोई भी दिक्कत होती है डाउनलोड करने में
तो आप इस नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आती है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। तो आपको और कौन सी वीडियोस चाहिए आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।